पार्ट 6 जब सच भी डरने लगे। पार्ट 6 वहीं से शुरू होता है जहां कहानी ने बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि अब शब्द भी खतरनाक हो चुके थे और चुप भी सबसे सुरक्षित हथियार बन चुकी थी। अनन्या को पहली बार एहसास हुआ कि इनविजिबल वॉर का अगला चरण न तो बाहर लड़ा जाएगा न भीतर। ये युद्ध अब सोच के स्तर पर लड़ा जाएगा, जहां सही और गलत के बीच की रेखा जानबूझकर धुंधली कर दी जाती है। शहर सामान्य था, बहुत सामान्य, और यही असामान्यता का सबसे बड़ा संकेत था। जब सब कुछ ठीक दिखने लगे तब कुछ गलत जरूर पल रहा होता है। अब कोई चेतावनी नहीं आती थी, कोई संदेश नहीं, कोई निशान नहीं, बस फैसले अपने आप होने लगे थे। लोग हटाए नहीं जा रहे थे, वे अप्रासंगिक बनाए जा रहे थे, और यही तीसरे धोखे से आगे की चाल थी। मिटाना नहीं, महत्वहीन कर देना। अनन्या समझ गई कि अब जो दिखेगा वो मारा नहीं जाएगा, उसे अनसुना किया जाएगा, और यही मौत का नया रूप था। आरव की विलासत इस चरण में सबसे भारी पड़ने लगी। जो नेटवर्क उसने बनाया था वही अब बोझ लगने लगा, क्योंकि हर जुड़ाव एक संभावना था और हर संभावना एक रिस्क। अनन्या ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने सच को बचाने की जिम्मेदारी छोड़ दी। उसने तय किया कि सच अब किसी की जिम्मेदारी नहीं होगा, वो खुद रास्ता ढूंढेगा। यही फैसला सबसे खतरनाक था, क्योंकि जब कोई नियंत्रण छोड़ता है तभी असली खेल शुरू होता है। पार्ट 6 का अंधेरा भावनात्मक नहीं था, वो ठंडा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक धीमी लगातार घटती हुई इंसानियत। लोग थक चुके थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि वे थकान महसूस कर रहे हैं। यही थकान चौथे धोखे की जमीन बन रही थी। एक ऐसा धोखा जो हमला नहीं करेगा बल्कि सुझाव देगा, जो दुश्मन नहीं बनेगा बल्कि समाधान बनकर आएगा। इसी बीच एक नई चीज उभरती है, एक प्रस्ताव। नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस एक ढांचा। अगर सब कुछ बिखर चुका है, कहा गया, तो क्यों ना हम सबको फिर से जोड़ दें। यही वाक्य पार्ट 6 का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि टूटे लोग हमेशा जुड़ना चाहते हैं, भले ही कीमत पहचान की हो। अनन्या पहली बार उलझती है, सच से नहीं बल्कि आसान रास्ते से, और यही कहानी सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन धोखा देगा, सवाल ये है कि क्या सच खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेगा। रातें अब लंबी नहीं लगती, वे खाली लगती हैं। शहर सांस लेता है, लेकिन अनन्या को लगता है जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर बंद कर दिया हो। उसे समझ आता है कि अगर अगला कदम गलत पड़ा तो कोई दुश्मन जीत नहीं पाएगा, बल्कि कहानी खुद मर जाएगी। और ठीक उसी समय जब सब कुछ स्थिर लगता है, एक हलचल होती है, बहुत छोटी, लगभग अदृश्य। कोई गायब नहीं होता, कोई सामने नहीं आता, बस दिशा बदल जाती है। अनन्या को पहली बार लगता है कि आरव कहीं बहुत पास है, या शायद बहुत दूर। फर्क अब मायने नहीं रखता, क्योंकि विरासत अब इंसान से अलग हो चुकी है। पार्ट 6 यही लुकता नहीं, यही जम जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि अंधेरा किसे पहचान पाएगा। अब सवाल ये है कि अगर रोशनी ने खुद को पहचानना छोड़ दिया तो अगला नाम कौन तय करेगा। और पार्ट 6 यही पूरे सस्पेंस में बंद होता है, इस डर के साथ कि अगला कदम किसी धोखे का नहीं, किसी समाधान का होगा। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि धोखा इंसान पहचान लेता है, लेकिन समाधान पर लोग भरोसा कर लेते हैं बिना सवाल किए। अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि ये युद्ध अब जीतने या हारने का नहीं रहा, अब ये युद्ध था मानने का। जो समाधान सामने रखा जा रहा था वो बुरा नहीं लग रहा था, वो थकान को खत्म करता था, डर को शांत करता था, और सबसे खतरनाक बात, वो दर्द को जायज ठहराता था। इतना काफी है, लोग कहने लगे, अब और लड़ने की जरूरत नहीं। यही अनन्या की आंखें भर आईं, डर से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब लोग शांति को चुन लेते हैं तो सच अकेला पड़ जाता है। समाधान धीरे धीरे फैल रहा था, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सुविधा, और सुविधा से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। आरव की विरासत अब खतरे में थी, क्योंकि वो विरासत लड़ने की नहीं थी, वो जागते रहने की थी। अनन्या ने उस रात पहली बार खुद से पूछा, अगर इस समाधान को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या सब बेहतर हो जाएगा। और जवाब आया, बेहतर शायद, लेकिन सच्चा नहीं। उसने देखा कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो सच के साथ आती है, वो चमक जो चोट देती है पर जिंदा रखती है। अनन्या ने आखिरी बार पीछे देखा, उन सब की तरफ जो थक चुके थे, जो बस आराम चाहते थे, और उसी पल उसने तय कर लिया, अगर सच को बचाने के लिए उसे अकेला खड़ा होना पड़े तो वो खड़ी रहेगी, लेकिन इस बार बिना नारा लगाए, बिना किसी को पुकारे, क्योंकि असली लड़ाई अब बाहर नहीं थी, वो दिलों के भीतर थी। और कहानी यहीं थमती नहीं, यहीं गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगला अध्याय किसी टकराव का नहीं, किसी चयन का होगा, और हर चयन के बाद कुछ न कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है, कभी बाहर, कभी भीतर। और इस बार बदलाव किसी घटना से नहीं आया, वो एक स्वीकृति से आया। अनन्या ने महसूस किया कि सबसे खतरनाक फैसले वो होते हैं जो शोर नहीं करते, जिन पर कोई तालियां नहीं बजती, जिन पर कोई विरोध नहीं होता, बस लोग धीरे धीरे उन्हें अपना लेते हैं। समाधान भी कुछ ऐसा ही था। किसी ने कहा नहीं कि सच छोड़ दो, बस इतना कहा गया,
इतना सच काफी है। और यही काफी शब्द कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लोगों की जिंदगी आसान होने लगी, फाइलें बंद हो गई, सवाल थम गए और रातों की नींद लौट आई। बाहर से देखने पर सब ठीक था, लेकिन अनन्या जानती थी जब दर्द बिना जवाब के चला जाए तो वो कहीं और जमा होता है, और जमा हुआ दर्द एक दिन बहुत बेरहमी से फूटता है। उसने पहली बार खुद को अलग पाया, भीड़ में भी अकेली, सही होने के बावजूद अकेली। आरव की याद अब किसी व्यक्ति की तरह नहीं आती थी, वो एक कसक की तरह आती थी, जैसे कोई अधूरा वाक्य जो हर बार दिमाग में आकर रुक जाता है। उसने सोचा अगर आरव यहाँ होता तो क्या करता। जवाब आसान नहीं था, क्योंकि आरव लड़ता नहीं था, वो इंतजार करता था, और इंतजार का हुनर अब बहुत कम लोगों के पास बचा था। समाधान आगे बढ़ता गया, उसे नए नाम मिले, नए चेहरे मिले और नई परिभाषाएं मिली। सच को अतीत कहा जाने लगा और शांति को भविष्य। इस बदलाव में सबसे खतरनाक बात यह थी कि कोई झूठ नहीं बोल रहा था, बस सच पूरा नहीं कहा जा रहा था। अनन्या ने एक आखिरी कोशिश की, कोई खुलासा नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक सवाल, एक साधारण मासूम सा सवाल जो उसने कई जगह छोड़ा। अगर ये समाधान सही है तो इससे डर किसे लग रहा है? जवाब नहीं आए, लेकिन प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग असहज हुए, कुछ चुप हो गए और कुछ ने उसे समझाया कि वो पुरानी बातें पकड़कर बैठी है। यही शब्द पुरानी बातें उसके सीने में चुभ गया, क्योंकि सच कभी पुराना नहीं होता, वो बस असुविधाजनक हो जाता है। यही कहानी का मिजाज बदलता है। अनन्या ने लड़ना बंद नहीं किया, उसने दिखना बंद कर दिया। उसने समाधान के भीतर रहकर उसके खालीपन को देखना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि समाधान खुद भी थक रहा है, क्योंकि उसे हर दिन खुद को सही साबित करना पड़ता था, जबकि सच को बस मौजूद रहना होता है। कुछ लोग लौटने लगे, चुपचाप, बिना माफी के, बिना शोर के। वे लोग जो शांति में भी बेचैनी महसूस कर रहे थे। अनन्या ने उन्हें इकट्ठा नहीं किया, वो बस उनके लिए जगह बनी रही। यही जगह कहानी का नया केंद्र थी, न लड़ाई, न समझौता, बस ईमानदार बेचैनी। और यहीं एक नया डर पैदा हुआ, अगर समाधान गिरा तो उसके मलबे में कौन दबेगा? यही सवाल सबको रोक रहा था, यही सवाल अनन्या को भी डरा रहा था। लेकिन उसने सीख लिया था, कुछ सवालों से डरकर ही सही जवाब मिलते हैं। कहानी अब किसी एक के कंधों पर नहीं थी, वो कई दिलों में बट चुकी थी, और जब कहानी बढ़ जाती है तो उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। अंत अभी दूर था, लेकिन दिशा तय हो चुकी थी, क्योंकि हर चयन के बाद कुछ ना कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। और इस बार जो बदला था वो वापस वैसा नहीं होने वाला था, क्योंकि बदलाव अब किसी फैसले का नतीजा नहीं था, वो एक आदत बन चुका था। अनन्या ने महसूस किया कि दुनिया सबसे ज्यादा तब बदलती है जब लोग बदलाव को महसूस करना बंद कर देते हैं। समाधान अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे, वे बस उसके साथ जी रहे थे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी और सबसे बड़ा खतरा भी। जब कुछ सवालों की जरूरत ही ना रहे, तब जवाब भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। शहर में सब कुछ चलता रहा, ऑफिस खुले, सड़कें भरी रहीं, हंसी सुनाई देती रही, लेकिन अनन्या को हर मुस्कान में एक थकान दिखती थी, जैसे लोग खुद को समझा रहे हों कि वे ठीक हैं, और जो खुद को समझाने लगे वो भीतर कहीं टूट चुके होते हैं। अब लड़ाई खुली नहीं थी, अब वो स्मृतियों में लड़ी जा रही थी। कुछ बातें जानबूझकर भुलाई जा रही थी, कुछ नाम धीरे धीरे कम बोले जाने लगे, और कुछ घटनाओं को जरूरी नुकसान कहकर आगे बढ़ा दिया गया। अनन्या जानती थी, जब समाज किसी दर्द को जरूरी कहना सीख ले, तब वो अगला दर्द पैदा करने के लिए तैयार हो चुका होता है। आरव की मौजूदगी अब कहानी में आवाज की तरह नहीं थी, वो एक खाली जगह की तरह थी। ऐसी जगह जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ रख देता है, अपनी उम्मीद, अपना डर या अपनी सफाई। अनन्या कभी कभी सोचती, अगर आरव लौट आए तो क्या वो इस दुनिया को पहचान पाएगा, या शायद यही बेहतर था कि वो इसे ना देखे। समाधान के भीतर दरारें दिखने लगी थी, लेकिन वे शोर नहीं करती थी, वे धीमे टूटती थी, किसी रिश्ते की तरह जो अचानक नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होता है। कुछ लोग वापस सवाल पूछने लगे थे, लेकिन फुसफुसाहट में, कोई मंच नहीं, कोई आंदोलन नहीं, बस निजी बातचीतें। यही फुसफुसाहट आने वाले तूफान की तैयारी थी। अनन्या ने खुद को फिर बदला, उसने नेतृत्व नहीं किया, उसने सुनना शुरू किया। लोगों की शिकायतें नहीं, उनकी चुप्पी सुनी, और उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा विद्रोह अब सामने आने वाला नहीं है, वो भीतर पक रहा है। जब लोग शांति में भी बेचैन रहने लगे, तब समझो कि समाधान अपनी उम्र पूरी कर चुका है। इसी दौरान एक नई पीढ़ी उभर रही थी, जो पुराने संघर्षों को नहीं जानती थी, लेकिन उनके असर में बली थी। उनके सवाल अलग थे, उनकी भाषा अलग थी, और उनका डर भी अलग था। अनन्या ने देखा कि ये लोग सच को आदर्श नहीं, जरूरत मानते हैं। यही बदलाव का असली बीज था।
लेकिन हर बीज के साथ खतरा भी आता है। अगर ये बीज बहुत जल्दी उग गया तो उसे कुचल दिया जाएगा, और अगर बहुत देर हो गई तो वो सूख जाएगा। यही संतुलन कहानी का नया केंद्र बन गया। अंत अब नजदीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो दूर भी नहीं था, क्योंकि जो बदला था वो सिर्फ व्यवस्था नहीं थी, वो इंसानों की उम्मीद थी। और उम्मीद जब एक बार बदल जाए तो या तो सब कुछ जला देती है या सब कुछ रोशन कर देती है। कहानी यही थमती नहीं, यहाँ से वो और धीमी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि सच कब लौटेगा, अब सवाल ये है कि जब वो लौटेगा तो क्या कोई उसे पहचान पाएगा भी। यही सवाल अनन्या के भीतर एक धीमी सी धड़कन बनकर बज रहा था, जब उसने महसूस किया कि सच लौटेगा, लेकिन शायद किसी पुराने नाम, किसी पुराने चेहरे के साथ नहीं। और उसी एहसास के बीच कहानी में पहली बार रोमांस बिना शोर के दाखिल हुआ, जैसे बारिश की पहली बूंद, न दिखने के लिए, बस महसूस होने के लिए। उस शाम अनन्या एक छोटे से बुक स्टोर में रुकी, जो शहर के शोर से दूर था। वहाँ काम करने वाला लड़का ईशान कोई नायक नहीं लगता था। साधारण कपड़े, शांत आंखें और किताबों को ऐसे संभालने की आदत जैसे वे जीवित हों। कैमियो की तरह आया ईशान कहानी को मोड़ देगा, ये किसी को पता नहीं था। उसने अनन्या से कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही उसे पहचाना, बस वही किताब निकाल दी जिसकी तलाश अनन्या महीनों से कर रही थी। और कभी-कभी बिना पूछे सही चीज मिल जाना दिल को चौंका देता है। ईशान के साथ बातचीत में कोई एजेंडा नहीं था, बस शब्द थे, और शब्दों के बीच वो खाली जगह जहां इंसान सच बोल पाता है। अनन्या ने पहली बार अपने भीतर की थकान किसी के सामने रखी, बिना ये बताए कि वो कौन है या क्या लड़ रही है। ईशान ने जवाब में समाधान नहीं दिए, उसने बस कहा, कुछ कहानियां तब बचती हैं जब उन्हें धीरे पढ़ा जाए। और उसे एक वाक्य में अनन्या को वही सुकून मिला जो लड़ाइयों के बाद नहीं मिलता। रोमांस यहाँ स्पर्श से नहीं शुरू हुआ, ये समान मौन से शुरू हुआ। दो लोग जो समझते थे कि पहचान एक बोझ बन चुकी है और अनाम रहना एक राहत। अनन्या को एहसास हुआ कि प्यार कभी कभी साथ चलने की जिद नहीं करता, वो बस इतना चाहता है कि कोई तुम्हारी चाल के साथ अपनी चाल मिला ले। ईशान ने न वादे किए न सवाल, उसने बस अपनी मौजूदगी दी, और इनविजिबल वॉर में यही सबसे दुर्लभ चीज थी। इसी बीच समाधान की परतों के नीचे हलचल तेज होने लगी, कुछ पुराने फैसले उलटने लगे, कुछ नए नियम खुद से टूटने लगे। अनन्या समझ गई कि सच लौट रहा है, लेकिन इस बार शोर के साथ नहीं, सहानुभूति के साथ। और सहानुभूति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो लोगों को जोड़ती है। ईशान का कैमियो अब कहानी में एक धुरी बन गया, वो पुल जहाँ से लोग सवाल पूछने लगे बिना डर के। एक रात किताबों के बीच बैठी अनन्या ने ईशान का हाथ थामा, कोई वादा नहीं, कोई डर नहीं, बस ये भरोसा कि इस अंधेरे में भी कोई साथ चल सकता है, बिना रास्ता पूछे। उस पल रोमांस ने कहानी को कमजोर नहीं किया, उसने उसे मानवीय बना दिया, और यही मानवीयपन अंधेरे को सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन हर रोशनी के साथ परछाई आती है। ईशान के अतीत की एक झलक सामने आई, बहुत छोटी, बहुत अस्पष्ट, और अनन्या ने महसूस किया कि हर कैमियो मासूम नहीं होता। शायद ईशान भी किसी कहानी से भागकर यहाँ आया था, या शायद वो किसी कहानी को ढूंढ रहा था। रोमांस अब परीक्षा बन चुका था, भरोसे की परीक्षा। अंत की तरह कहानी ने सांस रोकी, समाधान की इमारत में एक दरार उभरी, न धमाके से न खुलासे से, बस एक इंसानी गलती से। अनन्या जानती थी कि अगला कदम निर्णायक होगा। उसने ईशान की तरफ देखा, और पहली बार उसे लगा कि पहचान पाए जाने का डर पहचान खो देने के डर से कम है। कहानी यहीं रुकती नहीं, यहीं कसती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि सच लौटेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो लौटेगा तो क्या वो प्यार के सहारे टिक पाएगा, या उसी प्यार की वजह से उजागर हो जाएगा। और इसी अनकहे सवाल पर अध्याय बंद होता है, एक धीमी मुस्कान, एक थामा हुआ हाथ, और अंधेरे में गूंजती एक आशंका के साथ। उस पल अनन्या को पहली बार लगा कि शायद हर डर बाहर से नहीं आता, कुछ डर उन हाथों से भी पैदा होते हैं जिन्हें हम थाम लेते हैं। ईशान की हथेली गर्म थी, भरोसेमंद थी, लेकिन उसी गर्माहट में कहीं एक हल्की सी हिचक भी थी, जैसे वो हाथ किसी और सच को भी संभाले हुए हो। अनन्या ने उस हिचक को महसूस किया, पर खींचकर हाथ छुड़ाया नहीं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत पूछ लिया जाए तो रिश्ते जन्म लेने से पहले ही टूट जाते हैं। उसी रात जब बुक स्टोर बंद हो चुका था और बाहर सड़क की लाइटें आधी बुझ चुकी थीं, अनन्या की नज़र एक पुरानी रजिस्टर पर गई। वही रजिस्टर जिसमें ईशान रोज किताबों का हिसाब लिखता था। पन्ने सामान्य थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक नाम कई बार काट कर लिखा गया था। नाम नया नहीं था, बस संदर्भ नया था। अनन्या समझ गई कि ईशान सिर्फ किताबों से नहीं भाग रहा था, वो किसी कहानी से भी छुपा हुआ था। धीरे धीरे छोटे छोटे सच उभरने लगे। ईशान का शहर बदलना अचानक नहीं था, उसका गुमनाम रहना मजबूरी नहीं था, वो चुनाव था।
एक ऐसा चुनाव जो उसने तब किया था जब उसने देखा था कि समाधान कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे लोगों की थकान पर परोसा जाता है। वो कभी उस ढांचे के करीब रहा था, अंदर नहीं, लेकिन इतना पास कि उसके काम करने का तरीका समझ सके। यही वजह थी कि वो सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि वो जवाब पहले ही जानता था। अनन्या को झटका नहीं लगा, उसे डर भी नहीं लगा, उसे बस भारीपन महसूस हुआ, क्योंकि अब रोमांस सिर्फ सुकून नहीं था, वो जोखिम बन चुका था। फिर भी ईशान ने खुद सामने आकर सब नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ कहानियां अगर समय से पहले खोल दी जाए तो वे लोगों को नहीं, व्यवस्थाओं को सचेत कर देती हैं। और अनन्या समझ गई कि ये अधूरा सच जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है। कहानी का सबसे बड़ा राज यहीं खुला कि सच लौटने वाला है, लेकिन किसी विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि पहचान बदलकर। जिन चेहरों को लोग ढूंढ रहे थे वो सामने नहीं आएंगे, उनकी जगह वो लोग आएंगे जो कभी सिस्टम का हिस्सा थे और अब उससे थक चुके हैं। ईशान उन्हीं में से एक था, न नायक न गद्दार, बस एक गवाह जिसने सही समय का इंतजार किया। अनन्या ने उस रात फैसला नहीं किया। उसने ईशान से न दूरी बनाई न पूरी नजदीकी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि सबसे खतरनाक मोड़ वही होते हैं जहाँ दिल और दिमाग दोनों एक साथ बोलते हैं। बाहर हवा चल रही थी, पन्ने पलट रहे थे और किसी दूर की गली में कोई दरवाजा बंद हुआ या शायद खुला। कहानी यहीं थमती नहीं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सच पहचानेगा, सवाल ये है कि जब सच किसी अपने के जरिए आएगा तो क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे। और इसी अधूरे राज, अधूरे भरोसे और एक अनकहे डर के साथ अध्याय आगे की ओर झुक जाता है। जैसे ही वो झुकता है, कहानी का संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि अब सब कुछ उस रेखा पर चल रहा था जहां भरोसा और धोखा एक ही भाषा बोलते हैं। अनन्या को एहसास हुआ कि अंधेरा अब बाहर नहीं है, वो बातचीत में घुस चुका है, आंखों की झपक में छुपा है और उन खामोश पलों में सांस ले रहा है जहां कोई कुछ नहीं कहता। ईशान की मौजूदगी अब सुकून नहीं देती थी, वो एक सवाल बन चुकी थी, ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर मिल भी जाए तो कीमत बहुत भारी होगी। उसके शब्दों में अब भी सच्चाई थी, लेकिन सच्चाई हमेशा पूरी नहीं होती। कभी कभी वो उतनी ही होती है जितनी सामने वाले को सहन हो। शहर बदल नहीं रहा था, वो जम रहा था, जैसे किसी ने समय को पकड़कर कहा हो, यहीं रुको। यही ठहराव सबसे डरावना था, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही सबसे गहरे प्रतिबिंब दिखते हैं। अनन्या को लगने लगा कि लोग अब डर से नहीं, आदत से चुप हैं। आदतें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए साहस नहीं, नुकसान चाहिए। समाधान अब नियम बन चुका था, और नियमों का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वे सवालों को अवैध बना देते हैं। जो पूछता है वो अलग दिखने लगता है, जो अलग दिखता है वो निशाना बन जाता है। अनन्या जानती थी कि अब खुलकर खड़ा होना आत्महत्या होगी, लेकिन पूरी तरह झुक जाना भी मौत से कम नहीं। यही दो पार्टों के बीच कहानी पिस रही थी। ईशान का अतीत धीरे धीरे खुलता जा रहा था, बिना शब्दों के। कुछ चेहरे जो उसे पहचानते थे लेकिन नाम नहीं लेते थे, कुछ जगहें जहां वो कभी रुकता नहीं था। अनन्या समझ गई कि ईशान सिर्फ भागा नहीं था, वो हटा दिया गया था, बिना निकाले। यही सिस्टम की सबसे साफ सजा होती है। तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बस अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। और यही डर अब अनन्या के भीतर उतर रहा था। अगर सच फिर से अप्रासंगिक बना दिया गया तो? कहानी का अंधेरा भावनाओं से नहीं, निर्णयों से बना था। हर छोटा फैसला, किससे मिलना है, क्या कहना है, किस पर भरोसा करना है, एक संभावित अंत बन चुका था। अनन्या को पहली बार लगा कि अगर वो गलत समय पर सही बात कह देगी तो वो बात ही मर जाएगी। रोमांस अब बचाव नहीं था, वो जोखिम था। ईशान का हाथ थामना अब सुकून नहीं देता था, लेकिन छोड़ना भी संभव नहीं था, क्योंकि कुछ रिश्ते इसलिए नहीं बनते कि वे सुरक्षित हों, बल्कि इसलिए बनते हैं कि वे सच के करीब हों, और सच के करीब रहना हमेशा खतरनाक होता है। धीरे धीरे अनन्या को दिखने लगा कि तीसरा धोखा किसी व्यक्ति में नहीं, संरचना में छुपा है। जो लोग अच्छे दिखते थे वे भी उसी ढांचे को मजबूत कर रहे थे। यही सबसे गहरा अंधेरा था, जब बुराई नेक इरादों की भाषा बोलने लगे। एक रात बिना चेतावनी अनन्या को एहसास हुआ कि कहानी उसके हाथ से फिसल रही है। कोई हमला नहीं हुआ, कोई धमकी नहीं मिली, बस कुछ दरवाजे बंद हो गए, कुछ फोन कॉल्स नहीं उठी, कुछ नाम अचानक बातचीत से गायब हो गए। यही वो पल था जहां उसे समझ आया कि अब अगला अध्याय लिखा नहीं जाएगा, झेला जाएगा। और यही कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन धोखा देगा, अब सवाल ये है कि क्या सच खुद को बचाने के लिए किसी और को कुर्बान करेगा। अध्याय यहीं रुकता नहीं, यहीं अंधेरे में सांस लेता है, क्योंकि अगला मोड़ किसी खुलासे का नहीं, किसी गायब होने का है। और इस बार शायद वो गायब होने वाली चीज कोई इंसान नहीं होगी, बल्कि वो चीज होगी जिस पर अब तक सब कुछ टिका था। अनन्या को ये बात समझ आने में वक्त नहीं लगा।
जब कोई इंसान गायब होता है तो सवाल उठते हैं, लेकिन जब अर्थ गायब हो जाता है तो सवाल ही मर जाते हैं। यही तीसरे और सबसे घातक खेल की शुरुआत थी। अब किसी को हटाने की जरूरत नहीं थी, बस ये तय करना था कि किस चीज का मतलब क्या रहेगा, और जो मतलब तय करता है वही सत्ता रखता है। शहर में वही लोग थे, वही इमारतें, वही नियम, लेकिन उनके पीछे का तर्क बदल चुका था। समाधान अब आदेश नहीं देता था, वो समझाता था। समझाना सबसे खतरनाक हथियार होता है, क्योंकि उसमें जोर नहीं, सहमति होती है। अनन्या ने महसूस किया कि लोग अब डर से नहीं, सुविधा से झुक रहे हैं, और सुविधा सच की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ईशान की खामोशी अब भारी लगने लगी थी। वो सवाल नहीं पूछता था, न जवाब देता था, बस सुनता था। सुनने वालों से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि वे सब कुछ जोड़ लेते हैं। अनन्या को पहली बार लगा कि शायद ईशान किसी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उस योजना का परिणाम है। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के भीतर रहकर भी उससे बाहर हो गया था। यही वजह थी कि वो जानता था किस वक्त चुप रहना है, और तभी वो हुआ जिसका डर था। कुछ शब्द गायब होने लगे, रिपोर्ट से नहीं, बातचीत से। जवाबदेही कम बोला जाने लगा, न्याय को प्रक्रिया कहा जाने लगा, और सच को संदर्भ। अनन्या समझ गई कि गायब होने वाला इंसान नहीं, भाषा है, और जब भाषा बदलती है तो इतिहास खुद ब खुद बदल जाता है। एक रात बिना किसी अलर्ट के एक दस्तावेज अपडेट हुआ। किसी का नाम नहीं बदला, कोई पैराग्राफ नहीं हटा, बस परिभाषाएं बदल दी गई, और उसी पल अंधेरा जीत गया, कम से कम कुछ देर के लिए। क्योंकि अब जो भी बोलेगा वो पुराने शब्दों में बोलेगा, और पुराने शब्द नए नियमों में बेअसर होते हैं। अनन्या को पहली बार लगा कि वो हार सकती है, इसलिए नहीं कि उसके पास सबूत कम है, बल्कि इसलिए कि उसके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। उसने देखा कि लोग अब सच्चाई से बहस नहीं करते, वे उसकी उपयोगिता पर चर्चा करते हैं। यही वो जगह थी जहां सच मरने लगता है, जब उसे मापा जाने लगे। रोमांस भी अब एक और परत बन चुका था। ईशान का साथ उसे थामता नहीं था, बल्कि आगे धकेलता था, ऐसे सवालों की तरफ जिनसे वो बचना चाहती थी। उसने पूछा, अगर सब कुछ बदल जाए तो हम क्या बचाएंगे? ईशान ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पुरानी किताब खोली और एक पंक्ति पर उंगली रख दी। जब शब्द खत्म होते हैं तब संकेत शुरू होते हैं, और यहीं से कहानी ने अपनी सांस रोक ली। क्योंकि अब लड़ाई इंसानों की नहीं थी, ना चेहरों की, ना नामों की। अब लड़ाई थी मतलबों की, और अगर मतलब गायब हो जाए तो किसी को गायब करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी यही सस्पेंस में कस जाती है, इस डर के साथ कि अगली सुबह जब लोग जागेंगे तो सब कुछ वही होगा। लेकिन कोई ये नहीं जान पाएगा कि क्या क्या हमेशा के लिए खो चुका है, और शायद यही सबसे खतरनाक गायब होना होता है। क्योंकि जब कोई इंसान गायब होता है तो उसकी कमी महसूस की जाती है, उसकी जगह खाली दिखती है। लेकिन जब अर्थ गायब होता है तो खालीपन भी सामान्य लगने लगता है। अनन्या को यही डर अब नींद में भी सताने लगा था कि लोग सब कुछ होते हुए भी कुछ महसूस नहीं कर रहे थे। पार्ट 6 अब उस मोड़ पर था जहां कहानी घटनाओं से नहीं, स्वीकृतियों से आगे बढ़ रही थी। लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा था, उन्होंने बस ये मान लिया था कि लड़ाई बेकार है, और यही मान लेना सबसे बड़ा समझौता था। शहर में सब कुछ चलता रहा, बैठकें, फैसले, बयान, लेकिन हर शब्द जैसे पहले से तय था। कोई विरोध नहीं करता था, क्योंकि विरोध करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। सच अब झूठ नहीं कहलाता था, वो बस अप्रासंगिक कहा जाने लगा था। अनन्या ने महसूस किया कि वो अब सिस्टम से नहीं लड़ रही, वो लोगों की आदतों से लड़ रही है, और आदतें तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। ईशान अब कम बोलने लगा था। वो अनन्या को रोकता नहीं था, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ाता था। उसकी खामोशी में अब सुकून नहीं, एक चेतावनी थी, जैसे वो जानता हो कि अगला कदम उठाते ही कोई सीमा पार हो जाएगी। एक रात अनन्या ने उससे पूछा, अगर सब कुछ चुपचाप बदल जाए तो क्या हम कह पाएंगे कि हमने हार मानी? ईशान ने देर तक जवाब नहीं दिया, फिर बस इतना कहा, सबसे पहले भाषा हार मानती है, उसके बाद लोग। और उसी पल अनन्या को समझ आया, पार्ट 6 का असली दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं था, वो नया सामान्य था। कुछ फाइलें बंद नहीं हुई थी, वे बस दोबारा खोली ही नहीं जा सकती थी। कुछ नाम मिटाए नहीं गए थे, उन्हें याद ही नहीं किया जाता था। और यही वो जगह थी जहां कहानी सबसे ज्यादा डरावनी हो गई। अनन्या ने आखिरी बार कोशिश की, कोई खुलासा नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक सवाल जिसे उसने अलग अलग जगह छोड़ दिया। अगर सब ठीक है तो इतना सन्नाटा क्यों है? जवाब नहीं आए। लेकिन उसी रात कुछ बदला। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक छोटा सा नियम बदला गया।
इतना छोटा कि ज्यादातर लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन अनन्या जानती थी ये वही नियम था जिसके बदलते ही वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। और पहली बार उसे लगा कि अंधेरा अब हमला नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ सामान्य लगने लगे तब लड़ने वाला कोई नहीं बचता। पार्ट 6 यहीं रुकता है, इस डर के साथ कि शायद अगला मोड़ किसी टकराव का नहीं होगा, बल्कि उस दिन का होगा जब लोग ये भी भूल जाएंगे कि कभी कुछ गलत था। और उसी भूल की दहलीज पर कहानी अपनी सांस रोक लेती है।
वहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां नामों का कोई मतलब नहीं रह जाता और पहचानें बोझ बन जाती हैं, क्योंकि अब हर वो चीज़ जो कभी बचाव की खतरे में बदल चुकी है। अनन्या को एहसास होता है कि इस चरण में सबसे सुरक्षित वही है जो खुद को भूल जाए, अपनी आदतें, अपनी पसंद, यहाँ तक कि अपने डर भी, क्योंकि तीसरा धोखा किसी व्यक्ति को नहीं, उसके स्वभाव को पढ़ता है। शहर अब शांत है, बहुत ज़्यादा शांत, जैसे किसी ने शोर की अनुमति वापस ले ली हो। मीटिंग्स नहीं होती, कॉल्स नहीं आते, और फिर भी हर जगह एक हलचल है जो दिखाई नहीं देती। इस अदृश्यता में ही तीसरे धोखे की ताकत छुपी है। वो इंतज़ार करता है कि लोग खुद को सुरक्षित मान लें, फिर वही सुरक्षा उनकी पहचान बन जाए। अनन्या अपने ही बनाए नियमों से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि नियमों का पालन करने वाले सबसे पहले निशाने पर आते हैं। वो एक दिन अचानक सब कुछ रोक देती है, लिखना, भेजना, समन्वय, और उसी रुकावट में उसे पहला संकेत मिलता है कि कोई बेचैन हो रहा है। तीसरा धोखा बेचैनी में पहचाना जाता है। जब कुछ होना चाहिए और नहीं होता, तब जो घबराता है वही छुपा होता है। रातें अब लंबी नहीं, गहरी हो गई हैं। समय धीमा लगता है, लेकिन फैसले तेज। अनन्या उन लोगों से संपर्क करती है जिन्हें उसने पहले दूर रखा था, न इसलिए कि वे सुरक्षित हैं, बल्कि इसलिए कि वे अप्रत्याशित हैं। तीसरा धोखा अप्रत्याशित से डरता है, क्योंकि उसके पास पैटर्न होते हैं, अनुमान नहीं। इसी बीच एक खबर फैलती है, बिना स्रोत, बिना पुष्टि, और नेटवर्क के पुराने सदस्य उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यही तीसरे धोखे की पहली चाल है, प्रतिक्रिया निकलवाना। अनन्या प्रतिक्रिया नहीं देती, वो इंतज़ार करती है, और इंतज़ार में उसे दिखता है कि कौन कौन जल्दबाजी करता है, कौन कौन शांति को तोड़ता है। धीरे धीरे परतें खुलती हैं, कोई एक चेहरा नहीं, बल्कि एक आदत। वो आदत जो हर बार सही समय से पहले बोल पड़ती है, जो हर बार नियंत्रण के नाम पर दिशा बदल देती है। तीसरा धोखा व्यक्ति नहीं, समन्वय बनकर बैठा था, और यही सबसे खतरनाक सच है, जब दुश्मन इंसान नहीं, व्यवस्था बन जाए। अनन्या अब किसी को बाहर नहीं करती, वो रास्तों को बदल देती है, ताकि जो भीतर है खुद को उजागर करे। एक रात बहुत देर बाद उसे वही संदेश मिलता है, इस बार धमकी नहीं, प्रशंसा, तुम सीख रही हो। अनन्या मुस्कुराती नहीं, वो समझ जाती है कि तीसरा धोखा सामने आने के करीब है, क्योंकि वो संवाद चाहता है। संवाद तब चाहता है जब उसे जीत की जल्दी हो, और जीत की जल्दी तभी होती है जब समय उसके खिलाफ हो। कहानी यहीं सिमटती नहीं, यहीं से कसती है, क्योंकि अब रोशनी ने खुद को पहचानना छोड़ दिया है, और अंधेरा पहली बार समझ रहा है कि उसे किससे डर लगना चाहिए, उस चीज़ से जो दिखती नहीं, बोलती नहीं, और फिर भी दिशा बदल देती है। अंत अभी नहीं है, अंत का इंतज़ार भी तीसरे धोखे की योजना का हिस्सा है, और यही इंतज़ार उसे सबसे पहले थकाएगा। जिसने इंतज़ार को हथियार बना लिया हो, वही सबसे ज़्यादा बेचैन होता है जब सामने वाला चलना बंद कर दे। अनन्या ने यही किया, वो रुकी नहीं, लेकिन चली भी नहीं। उसने गति छोड़ दी और दिशा पकड़ ली। इस चरण में हर छोटा कदम मायने रखता था, क्योंकि तीसरा धोखा अब घटनाओं से नहीं, संभावनाओं से खेल रहा था। शहर में कुछ नहीं हो रहा था, और यही सबसे ज़्यादा हो रहा था। फाइलें नहीं खुल रही थीं, बयान नहीं आ रहे थे, और फिर भी किसी न किसी को हर हफ्ते ऐसा लगता कि वो देखे जा रहे हैं, नज़र से नहीं, अनुमान से। पार्ट 5 में लड़ाई खुली नहीं थी, वो मानसिक भूख की लड़ाई थी। तीसरा धोखा चाहता था कि अनन्या जल्दबाजी करे, एक बयान दे, एक चाल चले, एक चेहरा सामने लाए, क्योंकि वही पहचान बनती। लेकिन अनन्या पहचान से पीछे हट चुकी थी। उसने काम बांटना बंद किया और इरादे बांटना शुरू किए। कोई किसी को पूरा नहीं जानता था, सबको बस इतना पता था कि अगला कदम क्या नहीं होना चाहिए। यही अपूर्ण जानकारी सुरक्षा बन गई। इसी बीच एक अजीब बात हुई। कुछ पुराने फैसले जिन्हें हमेशा सही माना गया था, अचानक गलत साबित होने लगे, बिना किसी नए सबूत के। ये तीसरे धोखे की सबसे चालाक चाल थी, अतीत को अस्थिर करना। अगर अतीत भरोसेमंद ना रहे तो वर्तमान डगमगाता है। अनन्या ने इसे पहचान लिया, और पहली बार उसने पीछे देखा, अतीत में नहीं, बल्कि उन लोगों में जो अतीत का सबसे ज़्यादा हवाला दे रहे थे। तीसरा धोखा अक्सर वहीं छुपता है जहां लोग कहते हैं, हम हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। एक रात बिना शोर के एक छोटा सा डेटा पैकेट बाहर आया, न बड़ा खुलासा, न सनसनी, बस एक तकनीकी विसंगति। पर इस विसंगति ने इंतजार की दिशा बदल दी। जो लोग शांत थे और शांत हो गए, जो बेचैन थे और बेचैन हो गए। अनन्या समझ गई कि तीसरा धोखा अब समय खो रहा है, क्योंकि इंतजार तभी काम करता है जब सामने वाला थक जाए। यहाँ थकान दूसरी तरफ जा रही थी। पार्ट 5 का मध्य सबसे अंधेरा था। कोई विश्वासघात सामने नहीं आया,
और यही भयावह था। तीसरा धोखा खुलता नहीं था, वो घुलता था। अनन्या ने एक क्रूर फैसला लिया। उसने उन रास्तों को भी बंद कर दिया जो सुरक्षित लगते थे। सुरक्षा अब खतरा बन चुकी थी। उसने खुद को भी सीमित किया। कम जानकारी, कम पहुंच, कम नियंत्रण। तीसरा धोखा नियंत्रण खोजता है। जब नियंत्रण गायब हो जाए तो वो बेचैन होता है। और फिर बहुत देर बाद तीसरे धोखे ने संवाद चाहा। कोई धमकी नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक सवाल अप्रत्यक्ष रूप से फैला हुआ, कब तक? यही प्रश्न उसकी कमजोरी था। इंतजार करने वाला जब कब तक पूछे तो समझ लो कि समय अब उसके हाथ से निकल रहा है। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इंतजार को और गहरा कर दिया, इतना गहरा कि खुद उसे भी नहीं पता था अगला कदम कब आएगा। पार्ट 5 के अंतिम हिस्से में एक भ्रम पैदा किया गया, जानबूझकर। कुछ लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया है, कुछ को लगा कि अब सब शुरू होगा। ये भ्रम तीसरे धोखे के लिए जाल था, क्योंकि वो स्पष्टता चाहता था, या तो अंत या शुरुआत। लेकिन उसे दोनों नहीं मिले। और ठीक उसी क्षण जब लगा कि इंतजार टूट जाएगा, कुछ हुआ, बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। कोई नाम नहीं उभरा, कोई चेहरा नहीं दिखा, लेकिन दिशा बदल गई। शहर वही था, सिस्टम वही था, पर नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं रहा। तीसरा धोखा पहली बार समझ गया कि उसने इंतजार को बहुत दूर तक खींच लिया है, और अब वही इंतजार उसके खिलाफ काम कर रहा है। कहानी यही नहीं रुकती, लेकिन यहीं कस जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि तीसरा धोखा कौन है। सवाल ये है कि जब वो सामने आएगा तो क्या कोई उसे पहचान पाएगा भी? और पार्ट 5 यहीं सस्पेंस में बंद होता है, इस एहसास के साथ कि अगला कदम किसी खुलासे का नहीं, किसी गायब होने का होगा।